हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हर बार हम लोग आते हैं और आज भी हम लोग धमाकेदार एंट्री के साथ आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है उसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। चले तो आज के इस वीडियो वाले जो वीडियो का जो नीचे एक आपको देखने को मिलता होगा एक लाइक का बटन है। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग अंत में लाइक का बटन दबाइएगा। हम पहले नहीं बोल रहे हैं लाइक का बटन दबाने का। और एक बगल में घंटी होती है सब्सक्राइब का बटन का, तो जो लाल कलर का भाई होता है ना, वो हम सभी यूट्यूबर्स का जान होता है। ठीक है, अगर आप उसको प्रेस कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा दिल दुखेगा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर में हमारा तो कोई फायदा नहीं है लेकिन आप सभी के फ्रेंड्स का बहुत फायदा हो सकता है। अगर हो सके वो ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से पढ़े होंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आया होगा। तो कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो बहुत सारे हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो क्या होता है भैया, सभी बहुत सारा लोग रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा लोग रहता है, उसमें लड़का भी रहता है लड़की भी रहता है। कितना लोग समझता शर्मा जाता है बेचारा का, उसको नहीं समझ में आएगा। सर जी पूछेंगे समझ में आया तो हाँ समझ में आया, कहला तो भाई सामने बैठा ले हमारा वाले तो कहला से बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा देखता है कि नहीं आता, ऐसा जो बात है सब है, इस कारण वो पूछ नहीं पाता है और बेचारा को समझ नहीं आता है, जिसके कारण वो समझ नहीं पाता है। तो वैसे लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल ये चैनल है। क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आप लोग क्या कर सकते हैं कि भैया जो ये वीडियो है इसको आप लोग देख कर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई नहीं देखने आ रहा है कि कौन फलामा देख रहा है आपका, कौन चिलामा देख रहा है। ठीक है, कितना लोग का होता है रजिस्ट्रेशन भैया क्या सामने बैठा है, कैसे हम पूछ लेंगे तो हमारा इज्जत नहीं डाउन हो जाएगा। अरे गधा लोग कहेंगे अगर पूछ लोगे तो इज्जत डाउन नहीं होने वाला। तुम लोग इज्जत कितना अप में जाता है यार। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उस वक्त क्या इज्जत होती है हम लोगों की? नहीं होती है, हमारी भी नहीं थी, आपकी भी नहीं थी। ठीक है, और क्या इज्जत मतलब इज्जत वाली अगर बात करोगे ना तो आप लोग रह जाओगे बहुत नीचे। ठीक है, बिहारी लोग कभी शर्माते नहीं है, जिसके कारण आज वो बहुत लोग हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि और स्टेट्स के लोग शर्माते हैं, हमारा भारत ही बहुत ऐसा अच्छा मतलब एक ऐसा देश है कि बहुत ही विकसित है अपने आप में, और बहुत ही विकसित क्या मतलब विकसित मतलब विकासशील बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है आप सभी को मालूम होगा, नहीं तो जब हम हिस्ट्री का क्लास लेकर आएंगे उसमें बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया इंडिया के साथ। चलिए जी बिल्कुल, आप लोग जो सुन रहे हैं ना, विश्व व्यापार संगठन जो होता है, एक होता है ना ये जो WHO होता है, WHO नहीं, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक विश्व व्यापार संगठन होता है WTO जो होता है ई, और एक वर्ल्ड बैंक होता है जो सभी बैंकों को प्रचार करती है भैया एक तरफ से। मतलब उसके बारे में हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र में, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं क्या समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले उसके लिए आप सभी को एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बनाया है फ्रेश पिक्चर। यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से हम दिखाएंगे क्या होता है। चलिए ऐसा पिक्चर बना लीजिए, अभी कुछ इसमें छूटा हुआ है, हम अभी आपको बताएंगे बनाते बनाते। चलिए बोल रहा है क्या कि माना कि R1, R2 तथा R3, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित होने का मतलब होता है क्या कि इसके सभी क्या करते हैं, इसके मतलब सभी दायां पार्ट को लेके एगो में ऐंठ देते हैं, सभी बायां पार्ट को लेके एगो में ऐंठ देते हैं। समझ में आई बात? मतलब कि सभी का चाबी ऐंठ के एक गो में मतलब एक बिंदु में जाकर मिला देते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो क्या कि इसका बायां वाला को क्या कर दिया है, एक छोर पर इसके बायां छोर को एक बिंदु ए पर मिला दिया है, इसके दायां छोर बिंदु पे बी पर मिला हुआ है, सभी को एक साथ। ठीक है, तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन है जो कि R1, R2 और R3 को आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही V वोल्ट की बैटरी आरोपित करके, यहाँ पर जो बैटरी है ना आरोपित हुआ है भैया, ये V वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है? ये V वोल्ट की बैटरी आरोपित करके परिपथ से मुख्य धारा I प्रवाहित की जा रही है। जैसे ही V वोल्ट के बैटरी के यहाँ पे आरोपित करेंगे ना, यहाँ से परिपथ का मुख्य धारा, परिपथ में जो है मुख्य धारा I प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और लेकिन ये I प्रवाहित होगी कब तक? जब आगे जाकर भैया ये I क्या है भैया, एक धरोहर है, एक संपत्ति है कि नहीं है? ये जो धारा बह रही है ये क्या है, एक विद्युत परिपथ का संपत्ति है। अगर इसका तरवा बढ़ेगा ना तो इसकी धारा भी बढ़ जाएगी। तो देखिए आगे जाके ये धारा, ये जो क्या है, ये तार जो है सिंगल तार था यहाँ तक ले, अब ये जाकर क्या हो रहा है, इसका तार बट रहा है। मतलब इसका जो तार है ना ये ए बिंदु के आगे तीन भागों में बट गया है। तो जैसे ही तीन भागों में बटेगा संपत्ति भी तीन भागों में बैठेगा। जानते थे ना किसान का मतलब कितना था भैया, किसान का अगर संपत्ति अगर 60 एकड़ जमीन है तो उसका तीन बेटा है, तो तीनों बेटा को 20-20 एकड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए तो वही है क्या, आई जो है यहाँ पर वो तीन भाग में बटा कि नहीं बटा, उसका संपत्ति 60 एकड़ था। तो ये आई जो है ना ये भी तीन भाग में बट गया, डिपेंड हो जाएगा ये क्या
क्या हो जाएगा, 3 भागों पर बटेगा, क्योंकि तार बटा है तो एक में I1 चला जाएगा, एक में I2 चला जाएगा और एक में I3 चला जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि I1 I2 I3 जो मिल गया हुआ है ना, इसी के बारे में स्पष्ट रूप से बात करेंगे। धारा I प्रवाहित होती है V वोल्ट का बैटरी आरोपित करने पर, ठीक है, जो क्रमशः I1 I2 तथा I3 में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने का मतलब है कि बंट जाती है, तो बंट जाती है ना, तो इसके मतलब ये जो यहाँ पे एक जो बात है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात करके अगर आप लोग लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, अर्थात I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आया कि नहीं आया? इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं बात है? अब यहां से अगर हम बात करें, यहाँ पे ओम के नियम की बातें करें, अगर स्पष्ट रूप से लिखेंगे, अब ओम के नियम से क्या लिखेंगे, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर बारे में अगर स्पष्ट रूप से अगर हम बातें करें, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR, होता है कि नहीं होता है? इससे अगर I का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये I का व्यंजक प्राप्त हुआ है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस मतलब I3 आया है, तो I का मान ज्ञात करेंगे। इसीलिए लिख सकते हैं I बराबर कितना, V/R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे V विभवांतर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि इसलिए I बराबर V/R, तो लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I1 क्या है, तो देखिए इसके लिए VB क्या हो जाएगा, I1 के लिए VB क्या हो जाएगा, A और बिंदु BA के बीच में ना I1 बह रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो विभवांतर है वो भी तो VA माइनस VB ही रहेगा ना, VA माइनस VB बट्टा क्या हो जाएगा आपका, लेकिन इसके बीच का प्रतिरोध क्या है, A और B के बीच का जो I1 जो धारा जिसमें जा रहा है, इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो बट्टा में R1 चला आएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर से लिखेंगे, तथा I2 इज इक्वल्स टू, वीडियो कटने नहीं रही है, अब फिर I2 की बात करें तो देखो I2 जिसमें बह रही है वो भी तो A से B के बीच के बिंदु है, लेकिन इसमें प्रतिरोध क्या है, R2 है, तो लिख देंगे क्या, VA माइनस VB बटा R2, ये हो गया। फिर उसी प्रकार तथा में लिखेंगे, इधर और तथा लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, फिर I3 की अगर बात करेगा, I3 की अगर बात करोगे स्पष्ट रूप से देखो, यहाँ पर अगर I3 की बात करता है तो I3 भी क्या है, बिंदु A से बिंदु B तक ना है, तो मतलब इसका विभव सेम है, मतलब बिंदु नहीं बदल रहा है तो विभव सभी में सेम हो गया, लेकिन तार बट गया है तो धारा अलग हो गया है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें विभव अलग था, क्योंकि बिंदु अलग अलग था, AB था BC था, तो इसलिए विभव उसमें अलग था, लेकिन धारा सेम था क्योंकि तार एक के था। इसमें तार अलग हो गया जिसके कारण बिंदु सेम है, A और बिंदु B है, तो सभी तारों का बिंदु A पर एक छोड़ा है और दूसरे बिंदु B पर 2 छोड़ा है। ठीक है, दूसरा का छोड़ा है, जिसके कारण इसमें विभव नहीं बदल रहा है। समझ में आई कि नहीं बात? तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से VA माइनस VB बट्टा R3, ये हुआ, और ये मेरा हो गया कितना, 1 नहीं यार, ये 2 था, ये 3 हो गया, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। अब चाहे तो यहां पर हम I का मान तो रख सकते हैं, लेकिन अभी रखेंगे भी, क्योंकि आगे एक और चीज हमको जानना है। अब देखिए लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 प्लस 2 मतलब 3 लिख सकते हैं आप लोग, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, क्योंकि बीच में ऐड का चिन्ह दे दिए हैं, तो जैसे ही समीकरण 1 2 3 को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, I1 प्लस I2 प्लस R3 करोगे कि नहीं करोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। कभी भी किसी समीकरण को जोड़ते हैं तो उसका LHS एक साइड, RHS एक साइड, तो LHS को जोड़ दिए और RHS को जोड़ते हैं। अब तो RHS को जोड़ेंगे तो VA माइनस VB बटा R1 प्लस VA माइनस VB बटा R2 प्लस VA माइनस VB बटा R3। गौर से देखिए आप लोग, ये I1 I2 I3 है, ये देखिए समीकरण 1 से अगर हम इसको लिख सकते हैं, I लिख देंगे, I इज इक्वल्स टू VAB को कॉमन ले लेते हैं, VA माइनस VB को अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो मेरा एक और आ जाएगा 1 इंटू R1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये हो गया, और नीचे लिख देंगे, चूंकि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या हो गया, ये इधर जगह लिखना है, ये आप लोग को लिखना है, इसको बताना है कि I क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इसके बगल में, मेरे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं, और इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे क्या, 5 समीकरण मान लेंगे। I का हमको मालूम पड़ गया कि इतना हो गया, क्या इस देखो इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं ना, तब हमको मालूम पड़ गया कि बिंदु A से बिंदु B के बीच का मतलब धारा जो बह रहा है, कुल धारा कितना है, बटने के बाद भी हमको यहाँ पे धारा का मान मालूम है कितना है, वो 3 प्रतिरोधों के बाद कितना मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध एक प्रतिरोध लाएंगे, तुल्य प्रतिरोध लाएंगे, जैसे श्रेणी क्रम में किया तो उसी प्रकार ऐसे करेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं
है आप लोग कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको जैसे इरेज करके देखिए, यहाँ पे अब आगे हमको वार्तालाप करना है, बातें करना है क्या कि अगर अब 3 प्रतिरोधों का अगर एक प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध अगर लाए यहाँ पे, तब इसका मान क्या होगा, तब इसकी धारा कितनी बहेगी। ठीक है, चलिए उसके लिए एक अलग से व्यंजक निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर ये समीकरण नीचे वाला नहीं मिटा रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, ये समीकरण को आप लोग याद रखिएगा, ये इस बात को। ठीक है, चलिए ये स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पर देखें, अब एक भाषा हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सीधे 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 भाषा लिखेंगे क्या, यदि R1, R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R हो तो यहाँ पर देखो इसके लिए एक अलग से पिक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि अब मेरा ये तीनों का प्रतिरोध के बराबर है। ठीक है, कितना है, तीनों प्रतिरोध के बराबर है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर एक I छूट गया था, यहाँ पे I ऐसे आ रहा है, सो दिखा दो। ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप का। ये देखिए यहाँ से I धारा गई है, यहाँ से V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा R प्रतिरोध है। अब देखो जैसा कि यहाँ पे R1, R2, R3 तुम लोग किए हुए थे, हम R1, R2, R3 यहाँ पर नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं, R1, R2, R3 हम यहाँ पे नहीं किए हैं। इसके बदला में नॉर्मली एक चीज हम लेकर आ गए हैं, और इससे अगर आप लोग देखोगे तो चूंकि यहाँ पे बिंदु कितना डालेंगे, A B से बिंदु है तो बिंदु A ही डालेंगे और बिंदु B ही डालेंगे। अब यहाँ पर देखो चूंकि बिंदु A एक ही है तो धारा तार एक एक है तो धारा भी मेरा इसमें I बहेगा, और प्रतिरोध मेरा R है, और वोल्ट V का जाना तो जाना है। समझ में आई बात। तो ये पिक्चर हुआ कि नहीं हुआ, एक अलग निकला। इसके लिए अगर हम बात करें I की, इसके लिए अगर I निकालोगे तो क्या आएगा भैया, I बराबर V बाई R होता है। तो इसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, क्योंकि बिंदु A से बिंदु B के बीच में है तो इसके लिए भी आएगा VA माइनस VB बट्टा जो प्रतिरोध रहता है सो, तो A और B के बीच में प्रतिरोध क्या है, R है, और ये जो R है ये नॉर्मल R है, क्या तुल्य R है, यानी कि इस तीनों प्रतिरोधों का बराबर में R है। ये तीनों प्रतिरोध जितना मिलकर लगाएगा ना प्रतिरोध, उतना का ये अकेले लगाएगा, तुल्य प्रतिरोध उसी को कहते हैं। ठीक है, ये R आया। यहाँ से अगर बात करो अगर स्पष्ट रूप से, तो अब इसको हम लोग फिर से मानने वाले हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि 5 है वो, अब इसका VA बराबर, अब देखो यहाँ पे समीकरण 6 को लोगे और 5 को लोगे तो 5 और 6 दोनों का LHS बराबर है, तो लिख सकते हैं समीकरण 5 तथा 6 से समीकरण 5 और 6 को अगर आप लोग क्या करोगे, अगर बराबर करोगे तो देखो यहाँ पे गौर से क्या आ जाएगा भैया, I बराबर, दोनों का LHS बराबर रहता है तो दोनों का RHS बराबर कर देते कि नहीं कर देते, तो इसका RHS ले लेते। इसका RHS है VA माइनस VB बट्टा R। चलिए ये हुआ बात, बराबर में लेते हैं, इसका क्या है VA माइनस VB। ये R नॉर्मल R नहीं है, ये भैया R तुल्य R है। क्यों क्योंकि ये तीनों प्रतिरोधों का तुल्य R प्रतिरोध है, तो यहाँ पे R तुल्य लिखते चलते हैं। ठीक है, R तुल्य लिखते चलिए। VA यहाँ पे देखिए इसका क्या है, VA इंटू में है, उसके बाद 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस टाइप का है कि नहीं है। ये देखिए ये आगे हमने दोनों के RHS को बराबर कर लिया। अब इसके बाद इस काम को कोई काम नहीं थी, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में। चलिए बात स्पष्ट हो रही है। अब समीकरण 5 तथा 6 से देख सकते हैं आप लोग, अब इसको भी पिक्चर को मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। क्यों, देखिए यहाँ पे ये जो है ना नीचे की बातें हैं, इससे जो नीचे है ना ये ऊपर वाली बातें हैं। ये देखो ये जो है आपका जो है ये जा रहा है कहीं ना कहीं ऊपर की बात है। ठीक है, यहाँ से देखो समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से क्या होगा, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से अगर बात करें तो दोनों का LHS बराबर था, I इज इक्वल टू सेम था। इसके लिए भी I का मान, इसके लिए भी I का मान, देखो I का मान तो सेम होगा। I का मान यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 था, जब 3 भाग में बट गया तब, और जब एक भाग में बटा है तब तो बराबर हो गया था। तो जब दोनों में LHS बराबर हो जाता है तो उसके RHS को बराबर कर दिया जाता है। जैसे ही RHS को बराबर करेंगे ये VA माइनस VB जो है ये काट देगा इस VA माइनस VB को, हमारे पास आंसर चला आएगा। इसीलिए 1/R तुल्य इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आया मेरा एक व्यंजक। क्या आया, एक व्यंजक आया मेरा, R तुल्य है। इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या कि समांतर क्रम में जुड़े, लिख सकते हो क्या, इसकी अगर भाषा में अगर बात करें तो समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के, जो तुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है ना वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मतलब कि देखो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के
अपने ही साथ में ये जो तुल्य प्रतिरोध है, ये सभी देख सकते हो, ये तुल्य प्रतिरोध है, ये भी व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम करने का मतलब 1/r तुल्य आ गया और R1 + R2 है। तो जितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोध जो जुड़े होते हैं ना, वो सभी अपने व्युत्क्रम के अगर योग कर लेंगे तब उनका तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में जुड़े, इसको साफ साफ बात बोलते हैं क्या, समांतर क्रम में जुड़े किसी भी मतलब सभी प्रतिरोधों का जो होता है ना व्युत्क्रम का योग उसके किसके बराबर होता है, उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। समझ में आई कि नहीं बात है। 1/r तुल्य बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो ये भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप लोग शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।